नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 7 का इतिहास का NCERT बेस्ड 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उन प्रश्नों की व्याख्या भी है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें। वीडियो लास्ट तक देखें तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुगल ने कब अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया? इसका आंसर होगा बी, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। साथ ही ध्यान रखिएगा, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से मुगलों ने दिल्ली और आगरा से अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया और 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यह एक ऐसी राज धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कितने शासक के वंशज थे? मुगल 2 शासक के वंशज थे। इसका आंसर है सी, 2। ध्यान रखिएगा, मुगल 2 शासकों के वंशज थे। मुगल 2 शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक वंशों के चंगेज खान, जो मध्य एशिया के भागों में राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों नरसंहार से संबंधित थीं। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों के नरसंहार से संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर होगा डी, 1404 ईस्वी में। 1404 ईस्वी में तैमूर की मृत्यु हुई थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, तैमूर मुगलों के वंशज थे, अर्थात मुगलों के पूर्वज थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने फरघाना राज्य का उत्तराधिकार कब प्राप्त किया? बाबर ने फरघाना राज्य का उत्तराधिकार 1494 ईस्वी में प्राप्त किया। इसका आंसर होगा ए, 1494 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बाबर ने फरघाना राज्य का उत्तराधिकार 1494 ईस्वी में प्राप्त किया। साथ ही ध्यान रखिएगा, प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। ध्यान रखिएगा, जब बाबर राजगद्दी पर पहली बार बैठे तो उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण बाबर को अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में कब लाई गई? युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। इसका आंसर होगा डी, 14वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। साथ ही ध्यान रखिएगा, अग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ? तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल 16वीं शताब्दी में हुआ। इसका आंसर होगा सी, 16वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, 16वीं शताब्दी में
तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। साथ ही ध्यान रखिएगा 16वीं शताब्दी में तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर होगा बी 1526 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। साथ ही ध्यान रखिएगा पानीपत की युद्ध 1526 में ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुई। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खनवा की युद्ध कब हुई थी? इसका आंसर होगा सी 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में खनवा की युद्ध हुई थी। साथ ही ध्यान रखिएगा 1527 में खनवा की युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुई। इसमें बाबर की जीत हुई। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेरी की युद्ध कब हुई? इसका आंसर होगा ए 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में चंदेरी की युद्ध हुई। साथ ही ध्यान रखिएगा चंदेरी युद्ध बाबर और राजपूतों के बीच हुई। इस युद्ध में राजपूतों की हार हुई और बाबर की जीत हुई। साथ ही ध्यान रखिएगा अपनी मृत्यु से पहले बाबर ने दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा की युद्ध कब हुई? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुई। इसका आंसर होगा डी 1539 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1539 ईस्वी में चौसा की युद्ध हुई थी। यह युद्ध शेर खान और हुमायूं के बीच हुई। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई। साथ ही ध्यान रखिएगा शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, एक बार चौसा में तथा दूसरी बार कन्नौज में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना? अकबर 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना। इसका आंसर होगा डी 13 वर्ष की उम्र में अकबर सम्राट बना। साथ ही ध्यान रखिएगा 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और मध्य घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेला भाई और मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए अभियान चलाया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब कब्जा किया था? अकबर ने सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर सन 1568 ईस्वी में कब्जा किया था। इसका आंसर है बी 1568 ईस्वी में अकबर ने सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने रणथंभौर पर कब कब्जा किया था? इसका आंसर है ए 1569 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर पर कब्जा किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा 1570 और 1585 के मध्य गुजरात विरोध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम को किस नाम से जाना गया? सलीम को जहांगीर के नाम से जाना गया। इसका आंसर है बी जहांगीर। ध्यान रखिएगा सलीम को जहांगीर के नाम से जाना गया। साथ ही ध्यान रखिएगा जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार खुर्रम को किस नाम से जाना गया? राजकुमार खुर्रम को शाहजहां के नाम से जाना गया। इसका आंसर होगा ए शाहजहां। साथ ही ध्यान रखिएगा जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने ही विद्रोह किया।
अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर को मुगलों के राज्य में कब मिलाया गया? अहमदनगर को मुगलों के राज्य में सन 1632 ईस्वी में मिलाया गया। इसका आंसर है सी, 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिलाया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ तो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब राजगद्दी पर कब बैठा? औरंगजेब राजगद्दी पर सन 1658 ईस्वी में बैठा। इसका आंसर है बी, 1658 ईस्वी में औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा। साथ ही ध्यान रखिएगा, 1657 से 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में कैद किया था। इसका आंसर है ए, आगरा में। ध्यान रखिएगा, आगरा में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित किया और उसके बाद मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर को मुगलों ने अपने राज्य में कब मिला लिया? ऑप्शन है 1660 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में, 1685 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, 1685 ईस्वी में। 1685 ईस्वी में मुगलों ने बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। साथ ही ध्यान रखिएगा, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 ईस्वी में बीजापुर को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में कब मिलाया? ऑप्शन है 1660 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा सी, 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिलाया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल उत्तराधिकार के लिए किस परंपरा को मानते थे? मुगल उत्तराधिकार के लिए सह्याद परंपरा को मानते थे। इसका आंसर होगा बी, सह्याद परंपरा। साथ ही ध्यान रखिएगा, सह्याद परंपरा के अंतर्गत उत्तराधिकार बड़े बेटों की नहीं बल्कि समस्त पुत्रों में विभाजित की जाता था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की माँ कहाँ की राजकुमारी थी? जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। इसका आंसर होगा ए, कछवा की। ध्यान रखिएगा, जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की माँ कहाँ की राजकुमारी थी? शाहजहां की माँ राठौड़ की राजकुमारी थी। इसका आंसर होगा सी, राठौड़ की राजकुमारी शाहजहां की माँ थी। वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के रचयिता कौन थे? इसका आंसर होगा ए, अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा के रचयिता थे।
साथ ही ध्यान रखिएगा, अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है तथा तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरुनिसा ने जहांगीर से कब विवाह किया? मेहरुनिसा ने जहांगीर से 1611 ईस्वी में विवाह किया। इसका आंसर अभी 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा ने जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उनके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण किए थे और दूसरे ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। गुलमोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कहाँ मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। इसका आंसर होगा सी, फतेहपुर सीकरी में। साथ ही ध्यान रखिएगा, अकबर ने कई ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की और रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी, पुराण आदि को फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी निम्न में से अनुवाद कौन सा है? ऑप्शन है रजमनामा, रजतरंगिणी, अकबरनामा, इनमें से कोई नहीं। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा है। इसका आंसर होगा ए, रजमनामा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। इसका आंसर होगा ए, 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासनकाल था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था? हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी तक था, फिर 1555 से 1526 ईस्वी तक था। अर्थात इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल कब से कब तक था? अकबर का शासनकाल 1556 से 1603 ईस्वी तक था। इसका आंसर होगा डी, 1556 से 1603 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था, जो कि बहुत ही लंबी अवधि है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। इसका आंसर होगा ए, 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। अकबर का बेटा सलीम था, जो कि बाद में जहांगीर कहलाया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक था। इसका आंसर होगा सी। ध्यान रखिएगा, शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक था। जिसने जहांगीर का विरोध किया, इसका नाम राजकुमार खुर्रम था, जो आगे चलकर शाहजहां कहलाया। इसके शासन के अंतिम वर्षों में इनके बेटों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। इसका आंसर डी। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। इसने अपने भाइयों को मौत के घाट उतारकर यह गद्दी प्राप्त किया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुगलों की सेवा में आने वाली नौकरशाह क्या कहलाते थे? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। ये वही लोग थे जिन्हें कोई सरकारी नौकरी या पद प्राप्त थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवान दी टेरिबल के नाम से कौन कुख्यात है? इवान दी टेरिबल के नाम से इवान चतुर्थ बेसिलियविच कुख्यात है। इसका आंसर होगा ए, इवान चतुर्थ बेसिलियविच इवान दी टेरिबल के नाम से कुख्यात है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान का शासनकाल कब से कब तक था? ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान का शासनकाल 1520 से 1560 ईस्वी तक था। 1520 से 1566 ईस्वी तक ऑटोमन तुर्की का सुल्तान सुलेमान का शासनकाल था। इसका आंसर होगा ए, 1520 से 1566 ईस्वी तक। साथ ही ध्यान रखिएगा, ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान को अल कानूनी का उपाधि दिया गया था। अल कानूनी अर्थात विधि निर्माता का उपाधि दिया गया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, सुल्तान सुलेमान ऑटोमन तुर्की के सुल्तान थे। उनके राज्य में ऑटोमन राज्य का यूरोप में विस्तार हुआ। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन शर्तों को मानता था। सम्राट को अल कानूनी का खिताब दिया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ का शासनकाल कब से कब तक था? इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ का शासनकाल 1538 से 1603 ईस्वी तक था। इसका आंसर होगा डी, 1538 से 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ का शासनकाल था। साथ ही ध्यान रखिएगा, रानी एलिजाबेथ अकबर की समकालीन रानी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान सफाविद शासक शाह अब्बास का शासनकाल कब से कब तक था? ईरान सफाविद शासक शाह अब्बास का शासनकाल 1530 से 1584 ईस्वी तक था। ईरान सफाविद शासक शाह अब्बास का शासनकाल 1588 से 1629 ईस्वी तक था। इसका आंसर होगा ए, 1588 से 1629 ईस्वी तक ईरान सफाविद शासक शाह अब्बास का शासनकाल था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवान दी बेसिलियविच का शासनकाल कब से कब तक था? ईरान चतुर्थ बेसिलियविच का शासनकाल 1530 से 1584 ईस्वी तक था। इसका आंसर होगा ए, 1530 से 1584 ईस्वी तक इवान दी टेरिबल अर्थात इवान दी बेसिलियविच का शासनकाल 1530 से 1584 ईस्वी तक था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री निम्न में से कौन सा था? अकबर का राजस्व मंत्री निम्न में से टोडरमल था। इसका आंसर होगा बी, टोडरमल। ध्यान रखिएगा, टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। साथ ही ध्यान रखिएगा, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 तक की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें।